स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम 4/7/2022 को पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति किन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो भारतीय राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया होता है। संकट काल के समय राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है। वह 3 अवस्थाओं में संकट काल की घोषणा कर सकता है और ये अवस्थाएं निम्न प्रकार है, जिसमें से पहला है जब देश पर किसी विदेशी शक्ति का आक्रमण हुआ हो या होने की संभावना हो, या देश में सशस्त्र विद्रोह फैला हो या इसकी संभावना हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह देश में आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल के दौरान में देश की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में चले आते हैं। राष्ट्रपति अपने अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर सकता है। इसके अलावा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी स्थगित हो जाते हैं। दूसरा स्थिति है जब राष्ट्रपति को जब यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य में शासन का कार्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है हो, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। और इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संविधान के असफल होने की दशा में राष्ट्रपति प्रांतीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल को सूचना मिलना आवश्यक नहीं है। तीसरा, जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश भर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तथा सारे देश की या किसी राज्य की स्थिति डावाडोल हो गई है, तब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि पूरे भारत या इसके किसी भाग में आर्थिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है। यानी कि आर्थिक संकट यानी कि अनाज से संबंधित संकट, या तो सूखा, या तो फिर अकाल आना, या तो वैश्विक महामारी जैसे विनाश आने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 360 के तहत में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की व्याख्या करें। आप लोग इस क्वेश्चन के आधार पर मौलिक अधिकारों का वर्णन करने का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा, भारत के संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और संविधान द्वारा उनकी केवल घोषणा ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा भी की गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन केवल इसलिए नहीं किया गया है कि उस समय यह कोई फैशन था, बल्कि यह वर्णन उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए किया गया है जिसके अनुसार सरकार कानून के अनुसार कार्य करे, ना कि गैर कानूनी तरीके से। संविधान में जो भी मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं उनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती है जो निम्न है। पहला, व्यापक और विस्तृत, यानी भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार बड़े व्यापक तथा विस्तृत है। इसका वर्णन संविधान में तीसरे भाग के 24 धाराओं यानी कि 12 से 35 में किया गया है। नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार की विस्तार से व्याख्या की गई है। दूसरा, मौलिक अधिकार सब नागरिकों के हित के लिए है, यानी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की यह विशेषता है कि वे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। ये अधिकार सभी जाति को जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के भेदभाव के बिना दिए गए हैं। तीसरा है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कोई भी अधिकार पूर्ण और असीमित नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है। संविधान के अंदर ही मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो बता दें कि मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं और उनके माध्यम से प्रत्येक ऐसी संस्था जिनको कानून बनाने का अधिकार है पर प्रतिबंध लगाते हैं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को मौलिक अधिकारों के अनुसार ही कानून बनाने पड़ते हैं तथा ये कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। तो इस तरह का प्रश्न यानी कि फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही बता दें कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें यानी कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 12 से 35 में रखा गया है। और पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, इसके कार्य बताएं। तो लोकसभा का गठन यानी लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों की जनता के द्वारा तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आजकल लोकसभा में 545 सदस्य है, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन है। सदस्यों के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का प्रयोग होता है, यानी प्रत्येक 18 वर्ष की आयु वाले नागरिक वोट डालते हैं
और 25 वर्ष की आयु वाले नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में हो चुनाव लड़ सकता है। सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अब हम लोकसभा के कार्य, यानी कि लोकसभा संघ की सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संसद में कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पारित किया जाता है, तभी राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और उसके बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा है वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं तथा अंतिम रूप से इसी के द्वारा पास किए जाते हैं। तीसरा है लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लेती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वहीं लोकसभा लोगों की सभा है, लोगों के कल्याण के लिए यहाँ अनेक प्रस्ताव किए जाते हैं। लोकसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, वह उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है, जिससे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव लेकर प्रश्न पूछकर लोकसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। साथ ही बता दें कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के विगत 14 आम चुनावों के दौरान मतदाता के प्रतिमानों व रुझानों का वर्णन कीजिए। तो बता दें कि विगत 14 आम चुनावों के दौरान भारतीय मतदाताओं के द्वारा मतदान व्यवहार के जो प्रतिमान व रुझान प्रकट हुए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है। यानी मतदाताओं के निर्णय अपने सामाजिक समूह, दीर्घकालिक संबंध, चुनाव के मुद्दों की समझबूझ, अर्थव्यवस्था की दशा, दल का नेतृत्व करने वाले नेताओं तथा दल की छवि, चुनाव अभियान तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए मतदान किया गया है। भारतीय मतदाता के बारे में जो प्रारंभ में आशंकाएं प्रकट की गई थी उन्हें मतदाता ने निर्मूल सिद्ध किया और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हुए भारतीय मतदाता ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। समय के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका और उनका भाग्य अंधकारमय बना। 1951-52 से लेकर 1969 तक पहले 4 आम चुनावों में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। वहीं 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व और उनके द्वारा गरीबी हटाओ के नारे का सम्मान करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से आने की चुनाव जीते और 1977 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व को ठुकराते हुए भारतीय मतदाता ने जनता पार्टी को सत्तारूढ़ किया और जिसके बाद फिर 1980 में इंदिरा गांधी वापस आई और 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से यानी कि एक पार्टी के बाद दूसरे पार्टी का भी बहुमत धीरे धीरे आते गया। वहीं बता दें कि 1951-52 का जो चुनाव हुआ था वो इतने बड़े देश में चुनाव संभव होना काफ़ी संघर्षपूर्ण था। कोई भी लोग इससे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यह चुनाव शांति और निष्पक्ष तरीके से हुआ और जो व्यक्ति यानी कि जो उम्मीदवार हारे थे वे स्वेच्छा से इनकार कर लिए। इसीलिए 1951-52 का जो चुनाव हुआ था वो यानी कि मील का पत्थर साबित हुआ। नेक्स्ट है किन आधारों पर मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है, संक्षेप में व्याख्या करें। तो बता दें भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनको देखने से भी पता चलता है कि नागरिकों के पास अधिकारों व स्वतंत्रताओं की कमी नहीं है और वे इनका प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। परंतु मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है। पहला, मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित आधारों पर कड़ी आलोचना की गई है। बहुमत अधिक बंधन, यानी मौलिक अधिकार पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अधिकारों का महत्व बहुत कम हो गया है। इन अधिकारों पर इतने अधिक प्रतिबंध है कि नागरिकों को यह समझने में कठिनाइयाँ आती है कि इन अधिकारों द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है। दूसरा है निवारक नज़रबंदी व्यवस्था। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके साथ ही संविधान में निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था की गई है। जिन व्यक्तियों को निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो उसको अनुच्छेद 22 में दिए गए अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो इस तरह से ये भी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के उच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों की व्याख्या करें। तो बता दें संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय हो। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था कर सकती है। इस समय पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और राज्य के अन्य सभी न्यायालय इसके अधीन होते हैं, जैसे जिला न्यायालय। रचना, यानी कहने का मतलब है कि राज्य के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, उनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है। अप्रैल 1986 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 23 से बढ़ाकर 26 की गई। फरवरी 1994 में न्यायाधीशों की संख्या 26 से 28 की गई। अतः अब एक मुख्य न्यायाधीश और 28 न्यायाधीश है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह इस कार्य में स्वतंत्र नहीं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से सलाह लेना पड़ता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय संबंधित
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ता है। 6 अक्टूबर 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि कार्यपालिका उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को महत्व देगी। और 28 अक्टूबर 1998 को सर्वोच्च न्यायालय को की 9 सदस्यीय संविधान पीठ निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से अवश्य परामर्श करना चाहिए। तो इस तरह का यानी कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देख कर जाएं और अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।